हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम देख रहे हैं जस्ट इन टाइम और साथ में कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग का पार्ट। देखिए, दोनों टॉपिक अलग हैं। सबसे पहले देखेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, या जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी बोल सकते हो, या जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो। वो क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स क्या होते हैं, और साथ में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, वो कवर कर लेंगे। और देखिए, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग कुछ भी नहीं है। जैसे आपने जनरली रेलिवेंट कॉस्ट देखी होगी, इरेलीवेंट कॉस्ट देखी होगी, उसी से रिलेटेड कंपोनेंट है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, अवॉइडेड कॉस्ट क्या होती है, कमिटेड कॉस्ट क्या होती है, स्टेप कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, वो सारा कंपोनेंट इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे एलिमेंट मैंने कवर किए हैं, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं किए हैं। अब सबसे पहले देख रहे हैं व्हाट इज जस्ट इन टाइम। देखिए, जस्ट इन टाइम वो इन्वेंट्री सिस्टम है जहाँ पर आप राइट मोमेंट या टाइम पर राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज या राइट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री चाहते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जहाँ पर आप अपने प्रोडक्शन या आउटपुट ऑर्डर को रॉ मटेरियल के ऑर्डर से अलाइन करना चाहते हो या लिंक करना चाहते हो, कि जब भी आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो वो आपको अवेलेबल हो जाए। नॉर्मल, क्योंकि नाम ही देखोगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री टाइम पर अवेलेबल हो जाए, नॉर्मल पार्ट। तो कई चीज़ आपको क्या है, देख के ही पता चल जाती है, तो सिंपल पार्ट। पर इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं। जैसे मान के चलो कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास 60 यूनिट्स का ऑर्डर आया, 60 कार्स का ऑर्डर आया। तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत होगी, कंपोनेंट की, या बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए क्या ढूंढेगा, वो सप्लायर ढूंढेगा। तो उसको क्या करनी है, बहुत सारे सप्लायर में से वैसे सप्लायर ढूंढना है जो कि एक रिलायबल हो, और वो उसको जब भी क्या है कि उसको पता है कि जैसे ही उसके पास 60 यूनिट का ऑर्डर आया तो उससे रिलेटेड कंपोनेंट चाहिए, तो वो जल्दी से उसको अवेलेबल करवा दे, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो आप बोलोगे कि ऐसे तो वो क्या करेगा, पहले भी ढूंढ सकता है और उस हिसाब से कंपोनेंट सारे के सारे गोडाउन में रख सकता है, फिर जब भी उसके पास ऑर्डर आएगा बना सकता है। तो यही तो हम जस्ट इन टाइम में नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास एक तरीके से कोई बड़ा गोडाउन हो जिसका हमें रेंट देना पड़ जाए फालतू का। अब हमें पता है कि हमें रॉ मटेरियल बहुत सारा हम खरीद के रख लेते हैं गोडाउन में, तो उससे रिलेटेड फाइनेंस, आपको पता है कि आपने लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसकी कैरिंग कॉस्ट, उसको रखने की आपकी कॉस्ट लगेगी। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ऑब्सोलीट हो सकता है, पुराना हो गया, आपने पहले का खरीदा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है, या प्रोडक्ट के डिफेक्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपकी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, ये बोल सकते हैं। आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसको एलिमिनेट करना है। इन्वेंट्री कॉस्ट को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इन्वेंट्री का लेवल बिल्कुल लो रखोगे, तो आपको ज़्यादा गोडाउन की नीड नहीं होगी, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस बोल रहे हो, इन्वेंट्री कॉस्ट को एलिमिनेट बोल दो, कि इन्वेंट्री कॉस्ट एलिमिनेट कर दो, कि हम इन्वेंट्री लेवल क्या है, मेंटेन ही नहीं रखेंगे। जब हमें 60 यूनिट बनानी है तो सीधा सप्लायर को बोलेंगे, वो हमें कंपोनेंट दे देगा, तो हमें गोडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं होता। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखिए, अब आपकी इन्वेंट्री या जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैसे होगी, उसका एग्जांपल देख लीजिए। मान के चलिए कि आपको 120 यूनिट का ऑर्डर आया कोई, और हर यूनिट के आपका 2 केजी का मेटेरियल लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, 120 इंटू 2 केजी के हिसाब से 240 केजी। अब देखिए, जो सप्लायर है ना, जितने भी, या आपने कोई भी रिलायबल सप्लायर चुना या बहुत सारे सप्लायर में से जो भी सप्लायर चुना, वो सारे के सारे लॉट में देते थे आपको स्टॉक। क्या देते हैं, लॉट में। वो ये नहीं कि आपको जितना चाहिए, जैसे आपको 240 केजी चाहिए तो वो मिल जाएगा, ऐसे नहीं। वो क्या बोलते हैं कि आपको 100 केजी के लॉट में ही खरीदना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि 100 केजी इंटू 300 केजी खरीदोगे, क्योंकि आप 100 इंटू 2 तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपके 40 केजी की शॉर्टेज पड़ जाएगी, आपको चाहिए 240 केजी। तो आप 300 केजी ही खरीदोगे, क्योंकि लॉट में बोला कि एक लॉट में आपको 100 केजी तो खरीदना ही पड़ेगा, सप्लायर ने बोला, रॉ मटेरियल के सप्लायर ने। ठीक है, क्योंकि आपको 120 यूनिट बनानी है जिसमें 240 केजी मेटेरियल लग रहा है, तो आपको 300 केजी मेटेरियल खरीदना पड़ गया। अब आपने 240 केजी का यूज़ कर लिया, तो बाकी 60 केजी का तो आपको स्टॉक रखना ही पड़ेगा, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट हो वो रिड्यूस हो, तो कुछ ना कुछ तो स्टॉक होगा ही होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इन्वेंट्री कॉस्ट एलिमिनेट हो जाए, ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, आप चाहते हैं कि जीरो इन्वेंट्री का लेवल आप ट्राई करना चाहते हैं, किसका, जीरो स्टॉक, कि स्टॉक क्या रहे, जीरो रहे, यानी रॉ मटेरियल क्या रहे, जीरो रहे। कहने का मतलब 240 केजी की रिक्वायरमेंट है तो सप्लायर से 240 केजी मिल जाए, आप ये चाहते हो, तो आप ऐसा सप्लायर ढूंढोगे, लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा। उस केस में क्या कर रहा है, वो आपको लॉट में दे रहा है, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ स्टॉक तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, चाहे इन्वेंट्री जीरो ना हो, लेकिन जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो तो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर इन्वेंट्री जीरो होगी तो उस केस में इन्वेंट्री कॉस्ट होगी ही नहीं, लेकिन अगर इन्वेंट्री है तो आपका गोडाउन भी होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उन रॉ मटेरियल को रखना भी पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जस्ट इन टाइम में हमारा इन्वेंट्री का लेवल लो रहे, जिससे हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस रहे और फालतू का वेस्टेज भी ना हो। आपको पता है कि कभी कभी प्रोडक्ट क्या होता है, पड़ा रहता है, और पड़े पड़े क्या होता है, ख़राब भी हो सकता है, डिफेक्ट भी हो सकता है, ऑब्सोलीट भी हो सकता है, तो हम वो नहीं चाहते।
तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इन टाइम सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। समझ गए, नॉर्मल एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम इज ए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट अलाइंस रॉ मटेरियल ऑर्डर्स फ्रॉम सप्लायर्स डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन शेड्यूल। आप एक प्रोड्यूसर हो, जो आप गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो, जैसे कार के लिए मैंने एग्जांपल दिया, उसको आप किससे लिंक करना चाहते हो, अपने रॉ मटेरियल के ऑर्डर से, क्योंकि कार को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपको सप्लायर ढूंढना है, चॉइस ऑफ सप्लायर, उसके थ्रू आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है, जिससे वो सप्लायर आपको फटाफट क्या कर दे, जल्दी से जल्दी वो ऑर्डर दे दे, मतलब कंपोनेंट आप दे दे, आपको दे दे, जिससे आप क्या कर सको, वो कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर सको। जनरली ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है कंपनीज एम्प्लॉय दिस इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड डिक्रीज वेस्ट बाय रिसीविंग गुड्स ओनली एज दे नीड दैम फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए आगे ना, जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जब भी नीड होगी, तभी हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तभी हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत होगी। तो ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके और वेस्ट रिड्यूस हो सके, कि जब भी हमें गुड्स की रिक्वायरमेंट हो तभी हमें मिले, यानी जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें तो हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, विच रिड्यूसेस इन्वेंट्री कॉस्ट। तो दो चीज़ें आ गई, इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस होती है, वेस्ट डिक्रीज होगा, तो एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज होगी। दिस मेथड रिक्वायर्स प्रोड्यूसर टू फोरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली। तो एक तरीके से डिमांड एक्यूरेटली कर सकता है। और देखिए याद रखना कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि आपका रॉ मटेरियल में, आपका WIP वर्क इन प्रोग्रेस में भी जस्ट इन टाइम को फॉलो कर सकते हो, और फिनिश गुड्स के केस में भी जस्ट इन टाइम को फॉलो कर सकते हो। कैसे, मैं आपको आगे बता दूंगा, पर पहले एक बार ये देख लेते हैं पैराग्राफ पूरा। ये बोल रहा है द JIT इन्वेंट्री सिस्टम कॉन्ट्रास्ट विद जस्ट इन केस स्ट्रेटजी। देखिए जस्ट इन केस स्ट्रेटजी क्या होती है, कि आप पहले से ही इन्वेंट्री का लेवल भर के रख रहे हो गोडाउन में, ठीक है, जिससे आप मार्केट की डिमांड को एब्जॉर्ब कर सको। जबकि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या बोलता है, जैसे ही हमारे पास फिनिश गुड्स या आउटपुट का ऑर्डर आया, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट परचेज कर रहे हैं। तो दोनों अपोज है एक दूसरे के, बस यही बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम अपोज है किसके, जस्ट इन कैश स्ट्रेटजी के। जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेयर इन प्रोड्यूसर्स होल्ड सफिशिएंट इन्वेंट्री टू हैव इनफ प्रोडक्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम मार्केट डिमांड। जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, बहुत सारी रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री या इनपुट को रोक के रखेगा, जिससे जब भी क्या हो, मार्केट की डिमांड हो, यानी आपके पास ऑर्डर आए, तो आपके पास पहले से ही मटेरियल अवेलेबल हो, वो होता है जस्ट इन केस। लेकिन जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जैसे ही मार्केट की डिमांड आई, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, यानी ऑर्डर आया, उसके हिसाब से हमने रॉ मटेरियल मंगा दिया। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वही जो मैंने आपको बताया। ये बोल रहा है कि वन एग्जाम्पल ऑफ JIT इन्वेंट्री सिस्टम इज ए कार मैन्युफैक्चरर that operates with low inventory level but heavily relies on its supply chain to deliver the part it required to build car। तो कार को बनाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए वो सप्लाई चेन पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, सप्लायर्स पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, ऑन एन एस नीडेड बेसिस, जब भी उसको जरूरत हो। कंसिक्वेंटली द मैन्युफैक्चरर ऑर्डर द पार्ट रिक्वायर्ड टू असेंबल द कार ओनली आफ्टर एन ऑर्डर इज रिसीव्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर कब पार्ट ऑर्डर करेगा, मतलब सप्लायर को कब बोलेगा कि मेरे को कंपोनेंट चाहिए, जब मैन्युफैक्चर को ऑर्डर रिसीव हो रहा है, किसके लिए, कार का। देखो मान के चलो कि मैंने आपको बोला कि कार का ऑर्डर आपको मिला, तब जाके ही तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर पार्ट मतलब रॉ मटेरियल को कब ऑर्डर करेगा, जब उसके पास कार का ऑर्डर आएगा। समझ गए, याद रखना, जब उसको खुद को ऑर्डर मिलेगा, तब जाके ही वो कंपोनेंट का ऑर्डर देगा सामने वाले सप्लायर को। तो उसको पहले ऑर्डर आया, फिर जाके वो सप्लायर को ऑर्डर दे रहा है, नॉर्मल पॉइंट, ठीक। देखिए अब मैंने अपनी CA की जो क्लास थी उसमें जनरली ये पढ़ा था कि जस्ट इन टाइम जो सिस्टम है वो सिर्फ रॉ मटेरियल पे अप्लाई नहीं होता, वो WIP पे भी होता है और फिनिश गुड्स पे भी अप्लाई होता है। कैसे, देखिए रॉ मटेरियल से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कार से रिलेटेड ऑर्डर आया, तो उससे रिलेटेड हमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना है, चॉइस ऑफ सप्लायर। चॉइस ऑफ सप्लायर, कौन से सप्लायर है, कौन सा रिलायबल सप्लायर है जो हमें क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कर देगा। ये नॉर्मल पार्ट। WIP का मतलब क्या है, प्रोसेस। आपको बताया कि रॉ मटेरियल तो आपको अवेलेबल हो गया, अब आप इसको क्या कर रहे हो, मशीन में लगा रहे हो। तो हम ऐसा प्रोसेस चाहते हैं जिसके थ्रू ज़्यादा टाइम नहीं लगे, यानी प्रोडक्शन लेआउट की बात कर रहे हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं कि मशीनरी का जो यूजेस हो रहा है वो ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें जो भी टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके और जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन निकल के आ सके। तो उस केस में भी हम जस्ट इन टाइम की बात करेंगे, तो मशीनरी के लेआउट की या प्रोडक्शन के लेआउट की बात करेंगे। और फिनिश गुड्स का मतलब क्या हो गया, देखिए जब भी आप फिनिश गुड्स की बात करते हो तो आपको पता है कि अगर मार्केट जो डिमांड चल रही है, आप ये नहीं कि पहले से ही बना के रख लोगे कोई भी, जैसे मैंने बोला कि कार आप पहले से ही मैन्युफैक्चर करके रख लोगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट की डिमांड कितनी है, मार्केट में डिमांड है 100 यूनिट्स की पर मंथ कार की, या 120 यूनिट्स की, 200 यूनिट्स की, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, पर्टिकुलर गुड्स को बना लोगे। तो प्रोडक्शन किसके बेसिस पे करोगे, डिमांड के बेसिस पे करोगे। तो वो क्या हो गया, फिनिश गुड्स से रिलेटेड पार्ट हो गया। तब भी आप उसमें आप जस्ट इन टाइम का पार्ट रखोगे कि अगर डिमांड हो रहा है
तब जाके आप प्रोड्यूस करोगे, ये नहीं कि पहले से ही प्रोड्यूस करके रख रहे हो। तो बोल रहा है कि तीनों चीज़ों में आपका पार्ट होता है, जो कि मैंने सीए से रिलेटेड देखा था इसलिए आपको बता दिया। अब देखिए, अगर मेरी कोई वीडियो डिसलाइक क्यों होती है, क्योंकि आप देखिए कि कोई सीए का पर्सन देखेगा तो वो तो जनरली क्या चाहेगा, एंट्री चाहेगा कि जर्नल एंट्रीज मिल जाए, बाकी सारे पार्ट मिल जाए। तो आपको पता है कि ये नेट कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स है, तो इसमें इसी से रिलेटेड पार्ट आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंट्रीज का पार्ट आपको बताऊंगा नहीं कि एक्स्ट्रा एंट्रीज क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ब्लैक फ्लश कॉस्टिंग क्या होती है, तो वो जनरली मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ क्या है, जीआईटी। तो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो सीए का पर्सन आएगा या कोई एक और ट्यूटर आएगा वो देखेगा तो वो तो डिसलाइक करके जाएगा ही जाएगा पर्टिकुलर इस वीडियो को, क्योंकि उसको वो रेलिवेंट नहीं लगेगी, या वो एक तरीके से पहले से ही गुस्से में होगा कि यार इसने कैसे ये बना दी और इसमें सिर्फ यही पॉइंट बता रहा है। तो देखिए यहाँ थ्योरेटिकल पॉइंट है, नेट कॉमर्स के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे की पॉइंट्स बोल रहा है, जेआईटी इन्वेंट्री सिस्टम इज ए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट मिनिमाइजेज इन्वेंट्री एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि आप लो इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करोगे और आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम होगी, वेस्ट रिड्यूस होगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे बोला जेआईटी मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नोन एज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जो मैंने आपको शुरू में बोला था। क्योंकि ये बोला जो टोयोटा कंपनी है, जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने इस सिस्टम को 1970s में अडॉप्ट किया था और बहुत अच्छा वो सक्सेसफुल भी रही थी। लेकिन देखिए इसके अलावा उसको कुछ लॉस भी हो गया था। तो एक मैं आपको केस स्टडी पढ़ा देता हूँ कि इसकी वजह से लॉस भी कैसे हो गया। क्योंकि कभी कभी देखिए मशीन ब्रेक डाउन हो गई, ठीक, ये भी हो सकता है। आप मान के चलो कि आग लग गई, जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए थे पर्टिकुलर, आपको पता है कि आपकी फैक्ट्रीज में पर्टिकुलर क्या हो गई, आग लग गई, तो जो आपको कंपोनेंट चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं हो पाए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू या केस स्टडी के थ्रू बता देता हूँ, तो वहीं पे सीधा ले चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जनरली इस केस स्टडी में ये बोल रहा है कि ये जेआईटी इन्वेंट्री सिस्टम था, जनरली ये टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन यूज़ करती थी, और वो जो भी पार्ट्स या कंपोनेंट है तभी मंगाती थी जब उसके पास नई कार का ऑर्डर रिसीव होता था। तो जैसे ही आउटपुट का ऑर्डर रिसीव होता था उसी के बेसिस पे वो इनपुट मंगाती थी, मतलब रॉ मटेरियल मंगाती थी। ऑल्दो द कंपनी इंस्टॉल दिस मेथड इन 1970s, लेकिन इसको परफेक्ट होने में कितने लग गए, 15 ईयर्स लग गए। सैडली टोयोटोज जेआईटी इन्वेंट्री सिस्टम नियरली कॉज द कंपनी टू कम टू ए स्क्रीचिंग हाल्ट in February 1997 after a fire at Japanese owned automotive part supplier Aisin, ये कंपनी का नाम है, decimated its capacity to produce P-walls for Toyota vehicles। देखिए अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो टोयोटो कंपनी थी जब भी कार बनाती थी तो जो कंपोनेंट है, तो जैसे एक पी वॉल नाम से कंपोनेंट आता था तो वो किससे खरीदती थी, इससे। अब इस कंपनी में फायर लग गई, आग लग गई, और ये सोल सप्लायर था जिससे टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन क्या करती थी, ये पर्टिकुलर पी वॉल प्रोडक्ट खरीदती थी, किससे, इस एशियन कंपनी से। और इस एशियन कंपनी में आग लग गई। अब आपको बताओ ये कंपनी में आग लग गई तो ये पी वॉल प्रोवाइड कर पाएगी टोयोटो को, नहीं। तो टोयोटो का प्रोडक्शन भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया। और इसका मतलब क्या हो गया, मान के चलो कि अगर कार में पर्टिकुलर पार्ट ये है ही नहीं तो बाकी कार बन ही नहीं सकती। तो बाकी जो सप्लायर थे, बाकी जो और पार्ट्स देते थे, उनसे भी टोयोटो कार कॉरपोरेशन या टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन ने नहीं मंगाया जो भी पर्टिकुलर पार्ट्स थे, क्योंकि आपको पता है कि ये भी साथ में लगेगा तब जाके ही तो कार चलेगी, और कार एक तरीके से तब जाके आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो इससे क्या हो गया, टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन को नुकसान हो गया। क्योंकि क्या है कि टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन को क्या करना पड़ा, अपने बिजनेस को कुछ समय के लिए, या बोल सकते हो कि हफ्ते के लिए शट डाउन करना पड़ा। ये बोल रहा है बिकॉज एसिन इज द सोल सप्लायर ऑफ दिस पार्ट, इट्स वीक्स लॉन्ग शट डाउन कॉस्ट टोयोटो टू होल्ड प्रोडक्शन फॉर सेवरल डेज। या ऐसे बोल रहा है कि जो एसिन कंपनी है उसने क्या कर दिया, एक तरीके से कुछ हफ्ते के लिए अपना बिजनेस बंद रखा, जिससे आपको जो पार्ट्स है यानी टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन को वो अवेलेबल नहीं हो पाए। तो आप बोल सकते हो कि अगर उनके पास जरा सा स्टॉक भी पड़ा था तो उतना तो उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, तो इससे टोयोटो कंपनी को क्या हो गई, दिक्कत हो गई कुछ दिनों की। ये मान के चलो कि 4-5 दिनों की दिक्कत हो गई, उससे उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, किसको, टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन को, क्योंकि उसके पास क्या था, पार्ट्स ही नहीं थे। दिस कॉज्ड a ripple effect where other Toyota parts supplier likewise had to temporarily shut down because the automaker had no need for their parts during that time period। तो इस केस में क्या है, टोयोटो मोटर कॉरपोरेशन को बाकी पार्ट्स की नीड ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि पी वॉल्व लगेगा और बाकी सारे पार्ट्स लगेंगे तब जाके कार मैन्युफैक्चर हो पाएगी, तो इस पार्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, सॉरी यानी बाकी सारे पार्ट्स की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था, ये बोल रहा है। कंसीक्वेंटली द फायर कॉस्ट टोयोटो 160 बिलियन येन इन रेवेन्यू। तो इसका मतलब इतना सारा लॉस पर्टिकुलर ये हो गया, कितना, 160 बिलियन येन का लॉस हो गया, यहाँ पे ये बोल दिया। ठीक, अब चलते हैं किसकी तरफ, ऊपर वाले पॉइंट की तरफ ही जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए मैंने एक की पॉइंट कवर कर रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अगले पॉइंट में, कानबान इज ए शेड्यूलिंग सिस्टम ऑफन यूज इन कंजंक्शन विद जेआईटी टू अवॉइड ओवर कैपेसिटी ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब देखिए कानबान क्या होता है,
देखिए जो ये कानबान है जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, जापानीज कान और बान। अब या बान या बैन जैसे भी बोलिए। तो देखिए कान का मतलब क्या होता है विजुअल, और बैन का मतलब क्या होता है कार्ड। ये एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम था जिसको डेवलप किया था टाइची ओहेनो ने। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो टाइची ओहेनो ने किया था, जो कि एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे हम बोल सकते हैं। अब देखिए ओवर कैपेसिटी जो भी वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड है उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। तो ये एक पर्टिकुलर कार्ड टाइप का होता था, विजुअल कार्ड हो गया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी पर्टिकुलर कि टास्क कैसे चल रहा है, स्टेटस क्या है, कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है या कितनी पूरी हो गई है, वो जनरली इसमें लिखा होता था। तो जो प्रोडक्शन की लाइन के वर्कर थे वो इसको देख के पता कर सकते थे कि हमें कितना और मटेरियल चाहिए या कितनी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। जैसे आपको पता है कि 10 kg रॉ मटेरियल चाहिए, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से 4 kg यूज़ हो गया है, तो वो जनरली पूरा का पूरा स्टेटस बता देगा इस पर्टिकुलर कार्ड में, जिससे सामने वाला यूटिलाइज कर सके। बस और कुछ नहीं है, नॉर्मल। और देखिए डिटेल में जाना है तो फिर तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी इससे रिलेटेड, हमें इतना जाना नहीं है डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है, लिखा हुआ है कानबान इज एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। इट वाज डेवलप्ड बाय टाइची ओहोनो, एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर एट टोयोटो, and takes its name from the colored card that track production and order new shipment of parts or material as they ran out। तो देखिए क्या बोल दिया कि जो एक तरीके से क्या करता था, कलर्ड कार्ड के फॉर्म में होता था, दैट ट्रैक प्रोडक्शन एंड ऑर्डर न्यू शिपमेंट ऑफ पार्ट्स और मेटेरियल एज दे रन आउट। तो जैसे ही वो कंपोनेंट या जो भी हम रॉ मटेरियल की बात करते थे, अगर वो ख़त्म हो जाते थे, उस केस में क्या होता था, उनकी शिपमेंट का पार्ट करता था कि वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, और प्रोडक्शन को ट्रैक करता था कि कितना टास्क पूरा हो गया है। कानबान इज द जापानीज वर्ड फॉर साइन, जो मैंने आपको बता दिया। सो द कानबान सिस्टम सिंपली मीन्स टू यूज विजुअल क्यूज टू प्रॉम्प्ट द एक्शन नीडेड टू कीप प्रोसेसिंग फ्लोइंग। सॉरी, ये बोला टू कीप प्रोसेसेस फॉलोइंग। देखिए इसका मतलब जनरली क्या हो गया कि जब भी प्रोसेस को फ्लो करना है, प्रोडक्शन को चलते रहने देना है, तो उस केस में कानबान क्या करता था, एक तरीके से विजुअल क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, एक संकेत देता था। तो आपको पता है कि कलर कार्ड है, तो पहले से ही हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन लाइन या जो असेंबली वर्कर या जो भी है, उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दी हुई होती थी कि अगर आप कलर, जो भी कानबान का कलर है, जो भी पर्टिकुलर आपको दिखाया गया है, या आजकल तो देखिए कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ हो गया है, तो वो कलर देख के आप पहचान कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कितना प्रोडक्शन हो चुका है या कितना टास्क पूरा हो चुका है और कितने रॉ मटेरियल की और ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा इसके थ्रू पता चल जाता था। द सक्सेस ऑफ JIT प्रोडक्शन प्रोसेस रिलाइज ऑन स्टडी प्रोडक्शन, धीरे धीरे करके प्रोडक्शन होता जा रहा है, हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप, नो मशीन ब्रेकडाउन्स, मैंने आपको बताया था, एंड रिलायबल सप्लायर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अगर मशीन ब्रेकडाउन से सारा पार्ट हो गया तो प्रोडक्शन स्टडी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वर्कर एक तरीके से उनको पता है कि हमें तो नॉर्मल क्या है, लेबर आवर्स मिल ही रहे हैं जो भी पर्टिकुलर वर्क है, तो एक तरीके से क्वालिटी वाइज ज़रूरी नहीं काम कर पाए, तो वो सारा पार्ट इसमें होता है। और ये रख लेना कि यहाँ पे ये बोल रहा है द टर्म शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मोटरोला ने यूज़ किया, और इसी तरीके से कंटिन्यूस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग, जो कि IBM ने यूज़ करा। ये एक तरीके से JIT सिस्टम के सिनोनिमस है, इसका मतलब सेम मीनिंग है। तो इन्होंने अलग अलग नाम दे दिया JIT को, मोटरोला ने क्या नाम दिया, शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, और IBM ने क्या नाम दिया, इसको कंटिन्यूस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग नाम दे दिया। इस तरीके से आपके प्रोसेस है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन JIT। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है सबसे पहले एलिमेंट में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और इनसे रिलेटेड एलिमेंट्स बहुत सारे दे रखे हैं। सबसे पहला बोल रखा है अटैकिंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एंड एनीथिंग दैट डज नॉट ऐड वैल्यू टू प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि अगर अनयूजेबल एक्टिविटी है या नॉन वैल्यू प्रोवाइड करने वाली कोई एक्टिविटी है जो कि आप पर्टिकुलर वर्क इन प्रोग्रेस में यूज़ कर रहे हो, या आपको पता है कि इनपुट से लेकर आउटपुट जो भी प्रोड्यूस करने में यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी एक्टिविटी है जो यूजेबल नहीं है तो उसको आप हटाने की करोगे या एलिमिनेट करने की करोगे। तो आप फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को अटैक कर रहे हो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई वैल्यूबल सर्विस नहीं है, उस वैल्यूबल सर्विस को हटाने की कोशिश कर रहे हो। और देखिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का पार्ट मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको काइजन कॉस्टिंग में। देखिए जस्ट इन टाइम जो सिस्टम है 1970 1980 इसमें जनरली चलता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे कौन सा आ गया, आपका काइजन सिस्टम भी आने लग गया, क्योंकि आपको पता है कि वो भी किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से रिलेटेड है। टारगेट कॉस्टिंग किससे रिलेटेड बताया था मैंने आपको, वो बताया था मैंने डिज़ाइन स्टेज। फिर मैंने आपको बताया काइजन कॉस्टिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से रिलेटेड आ गया। और जो जस्ट इन टाइम की बात कर रहा है उसमें जनरली किसकी बात कर रहा है, इन्वेंट्री कॉस्ट की मेन बात कर रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना है और जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, डिवाइसिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई प्रोडक्शन एंड अलाइड प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि देखिए आपका वर्क इन प्रोग्रेस के पार्ट में भी जस्ट इन टाइम काम में आता है, तो उस केस में क्या बोल दिया, ऐसे सिस्टम डिवाइस करना जो कि प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर सके और जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश की जा सके।
सिंपलिसिटी, सिंपल सिस्टम आर सिंपल, क्योंकि आपने सिस्टम बनाया तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसका मतलब जो भी वर्कर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिस्टम को देख रहे हैं, उसको देखते हुए आराम से एफिशिएंटली काम करते हुए होने चाहिए। जो मैनेजर है या जो भी पर्सन है वो आराम से मैनेज कर सके, ईजिली मैनेजेबल एंड द चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी लो। तो यहाँ पे ये बोल दिया ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट फॉर लेस टाइम स्पेंट ऑन मेटेरियल्स एंड पार्ट मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे यही बोला कि एक पार्ट दूसरे, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा, फिर तीसरे प्रोसेस में जाएगा, तो उसमें टाइम कम लगे। ये मैंने आपको बताया था वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी प्रोडक्शन लेआउट ऐसा होना चाहिए या मशीनरी का यूजेज ऐसा होना चाहिए जिससे जो मटेरियल यूज हो रहा है मशीन में उसमें टाइम कम लगे और जल्दी से प्रोडक्शन निकल के आ जाए। फिर आपको बोल दिया क्वालिटी कंट्रोल एट सोर्स टू एंश्योर एवरी वर्कर इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर ओन प्रोड्यूस्ड आउटपुट। तो हर प्रोसेस में जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि आपने क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करा या आगे प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं करा। अब देखिए वेस्ट एलिमिनेट करने का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आपके जस्ट इन टाइम से रिलेटेड हो, ये तो ऐसे ही दे दिया कि एलिमिनेटिंग वेस्ट, जिसमें आपको बोल दिया कि 7 टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है, वही वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, जो भी आपका प्रोडक्ट आउटपुट निकला उसमें जो भी डिफेक्ट था उसके थ्रू वेस्टेज हुआ, तो ये पार्ट हुआ। लेकिन हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं, हम तो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हमें सफिशिएंट, हमें क्वालिटी वाइज अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता क्वालिटी वाइज तो इन्वेंट्री वेस्ट का पार्ट बन जाता है ऐसे। तो आप जब JIT का पार्ट देखते हो तो इन्वेंट्री वेस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको पता है कि सप्लायर से आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट या पार्ट्स चाहिए, तो ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है आपको प्रोवाइड करने में, तो आपको पता है कि टाइम लगेगा, तो आप भी जो ऑर्डर है वो कंप्लीट टाइम पे नहीं कर पाओगे, तो क्या पता सामने वाला कस्टमर जो भी क्लाइंट है या जो भी डिमांड है वो आप पूरी नहीं कर पाओ, ठीक है, और आपका लॉस हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, वही जो रॉ मटेरियल जब आता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो कहीं ये नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ब्रेक हो जाए, ख़राब हो जाए। वैसे ही बोल दिया कि वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, तो देखिए ओवर प्रोडक्शन भी एक तरीके से वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट ही 1 लाख यूनिट की होगी, यही तो बात है, अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट ही 1 लाख यूनिट की होगी और आपने 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, तो आपने 20,000 ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी, तो आपने बोला अच्छा है ना सर कि बाकी क्या करेंगे और बेच देंगे। बस जब जब रिक्वायरमेंट है, डिमांड ही 1 लाख यूनिट की है, तो बिकेगी ही इतनी मान के चलो, तो बाकी 20,000 तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लो प्राइस पे बेचनी पड़ेगी। ये हो सकता है, तो एक तरीके से आपका लॉस तो होगा ही होगा। तो वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन भी एक तरीके से वेस्टेज का पार्ट है, याद रख लेना। प्रोसेसिंग वेस्ट तो आप जानते ही हो कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, जैसे मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में बताया हुआ है, जाता है पार्ट, तो वेस्ट तो होता ही होता है। नॉर्मल लॉस भी होता है आपका और एबनॉर्मल लॉस का पार्ट भी होता है, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि वेस्ट मिनिमाइजेशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम। दिस नीड्स इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू आउट द होल सप्लाई चेन। ये हमने शुरू में भी देखा, वही पढ़ा। इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी विल सीक टू रिड्यूस इन्वेंट्री एंड एनहांस ऑपरेशन विद इन इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन। In an attempt to reduce waste attributed to ineffective inventory management, 6 principles in relation to JIT have been stated by, ये दे रखा है Shanahan। अब जो भी इसका नाम है, देखो जैपनीज नाम है, इतना पढ़ा नहीं जाता। एंड दे आर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसने 6 प्रिंसिपल बताए जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप JIT सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, और उस केस में आप अपनी इन्वेंट्री को क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, वेस्ट जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ये पार्ट बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव इन्वेंट्री सिस्टम चाहिए, उसके लिए सबसे पहले क्या बोल दिया, रिड्यूस बफर इन्वेंट्री। देखिए इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा है उसको आपको रिड्यूस करना है। लेकिन लोग एक्स्ट्रा स्टॉक रखते क्यों? क्योंकि देखिए अगर कभी भी है ना प्रोडक्शन का आपका आगे का पार्ट आपको करना है फ्यूचर में, आपको पता है, और वहाँ पे कभी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ जाए, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी हम बोल सकते हैं टेक्निकल रीजन या लीगल रीजन की वजह से या गवर्नमेंट के किसी भी रीजन की वजह से आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा स्टॉक जनरली होल्ड करके रखते हो। अब डिटेल का पार्ट तो इसका बहुत सारा होता है, लेकिन वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोल दिया, जो भी बफर इन्वेंट्री रखी गई है उसको रिड्यूस करना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हम उस केस में बोल सकते हैं कि अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि स्टॉक होगा, गोडाउन का रेंट ज़्यादा लगेगा, गोडाउन जितना बड़ा होगा उस हिसाब से क्या पता आपका गोडाउन के चार्जेस, रेंट ज़्यादा लगेंगे, गोडाउन को मेंटेन करना पड़ेगा, वो चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि आपने इन्वेंट्रीज बहुत सारा रखा हुआ है, तो उसको आपने कहीं ना कहीं से अरेंज किया होगा, तो उसके लिए आपने मनी दिया होगा, मनी के लिए आपने फाइनेंस लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, या आपको पता है कि उतना पैसा आपका अटक गया
तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी होगी कि अगर आपका अमाउंट यहाँ पे अटक गया तो उस अमाउंट को आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट लगेगी, तो आपकी कुछ ना कुछ कैरिंग या स्टोरेज की कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। इसलिए बोल रहा है कि बफर इन्वेंट्री को रिड्यूस करो, जब रिक्वायरमेंट है तब रॉ मटेरियल कंपोनेंट मंगाओ। ट्राई फॉर जीरो इन्वेंट्री, पर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्या बोलते हैं ट्राई, कि जीरो इन्वेंट्री का ट्राई करो। ऐसा सप्लायर ढूंढो जो कि जितना आपको रॉ मटेरियल रिक्वायर है उतना ही वो प्रोवाइड करे, न कि पर्टिकुलर आपको लॉट में दे रहा है कि नहीं 100 kg में ही खरीदो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि 100 kg के हिसाब से आपको 300 kg पर्टिकुलर लेना पड़ गया, जबकि आपको चाहिए कितना था 240, तो आपको 60 kg ज़्यादा मेंटेन करना पड़ गया। और आपको पता है कि उसके लिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा, उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो जीरो इन्वेंट्री के लिए ट्राई करो जिससे इन्वेंट्री कॉस्ट ना हो। सर्च फॉर रिलायबल सप्लायर, देखिए आ गया। रिड्यूस लॉट साइज एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए आपने वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, इन्वेंट्री को मेंटेन करने से रिलेटेड। तो आप जनरली वहाँ देखते थे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब लॉट साइज की आपकी वो आपने मेंटेन की हुई है। तो आप जनरली एक एग्जांपल देखिए कि मान लो कि 10 लाख यूनिट्स आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो ईयर के दौरान, तो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट होता है हर यूनिट के लिए 2 kg। तो इसका मतलब 10 लाख इंटू 2 कितना हो गया, 20 लाख kg आपका रॉ मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट होता है साल के दौरान। अब आप चाहो तो आपको पता है कि जब भी आप इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, तो उसमें एक तो आपकी परचेज कॉस्ट आती थी, जिसको आप रोक नहीं सकते, एक तरीके से कम नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लायर से जितने का मिलेगा उतने का मिलेगा। हाँ, डिस्काउंट मिल जाता था, वो बात अलग है परचेज प्राइस पे। लेकिन उसके साथ आपकी क्या आती है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है और एक आपकी कैरिंग कॉस्ट आती है। EOQ में क्या होती है, दोनों सेम होती है। लेकिन आपको पता है कि जब आप लॉट साइज अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो एक कोई कॉस्ट ज़्यादा होगी और एक कम होगी। आपको क्या कर सकते हो, आप दोनों को एक साथ लिमिट नहीं कर सकते हो, ऑर्डरिंग और कैरिंग को। अगर आप ऑर्डर को रोकने की करोगे, यानी आप चाहोगे कि एक तरीके से जो ऑर्डर है वो आपके कम आए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगे, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। क्योंकि सोचिए कि मान के चलो आप जो 20 लाख kg में से 10 लाख kg एक बार में मंगा लेते हो, तो आपके 2 ऑर्डर ही आपको साल में करने पड़ेंगे, और हर ऑर्डर की कॉस्ट आपकी कितनी लगती है, 2000 लगती है। तो 2000 इंटू 2 4000 ही लगेंगे। तो आपने अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को तो कम कर दिया, कितने, सिर्फ 4000 रुपीज़ कर दिए। लेकिन 10 लाख kg एक बार में मंगाया तो उसके लिए गोडाउन चाहिए बड़ा, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। जबकि हम JIT में क्या बोलते हैं, हमें कैरिंग कॉस्ट को मेंटेन करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखना ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे पार्ट्स में ऑर्डर मंगाओगे, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बढ़ा दोगे। तो इसका मतलब क्या है, आपने मान के चलो कि 10 लाख kg की जगह 2 लाख kg मंगाया, तो 20 लाख अपॉन 10 लाख, वो सॉरी 20 लाख अपॉन 2 लाख करो, तो कितने ऑर्डर आ जाएंगे, 10 ऑर्डर हो जाएंगे। तो पहले कितने थे, 2 ऑर्डर, अब 10 ऑर्डर, और हर ऑर्डर के कितने लगते हैं, 2000 लगते हैं, ये मान के चलिए। तो 2000 टू 10 20,000। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ 2 लाख kg ही रॉ मटेरियल मंगाया, तो आपको इतना बड़ा गोडाउन की ज़रूरत नहीं होगी। और आपने 2 लाख kg क्यों मंगाया, क्योंकि उतना ही आपको प्रोड्यूस करना है, उतना ही आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो आपको क्या पता गोडाउन की ज़रूरत ही नहीं हो, जितना आप प्रोड्यूस करते हो उतना ही आप मंगा लेते हो, और आपको रिलायबल सप्लायर भी मिल गया कि जितना आपको चाहिए था उतने ही लॉट में वो आपको दे रहा है, आपको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो आपको जीरो इन्वेंट्री को आपने अचीव कर लिया और आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लग रही। ऐसे भी हो सकता है, हाँ आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, लेकिन हम JIT में क्या बोल रहे हैं, हम कैरिंग कॉस्ट की तरफ ध्यान देते हैं, समझ गए। तो इस केस में क्या होगा, लॉट साइज़ आपका कम हो जाएगा। लॉट साइज मतलब क्या हो गया, जैसे पहले 10 लाख kg मंगा रहे थे एक बार में, अब आप 2 लाख kg मंगा रहे हो, जिससे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की जगह कितना हो गया, 10 ऑर्डर हो गया। तो हम उस केस में क्या बोल सकते हैं, हमें कैरिंग कॉस्ट हमारी कम लगेगी। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी। इसी तरीके से बोल रहा है कि परचेज कॉस्ट को रिड्यूस करो। आप इस तरीके से ऐसे सप्लायर से खरीदें जो क्वालिटी वाइज भी दे और आपकी परचेजिंग प्राइस भी कम रखे। इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग। तो आपको पता है कि जब आप मटेरियल मंगाते हो तो मटेरियल हैंडलिंग मतलब डिपार्टमेंट ऐसा हो जो मटेरियल को एफिशिएंटली हैंडल कर रहा हो और जितना रिक्वायर हो उतना ही दे रहा हो, तो जिससे वेस्ट को एलिमिनेट किया जा सके। और ये नहीं कि मटेरियल को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा तो ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्रेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, मटेरियल ख़राब हो जाता है, मटेरियल को ढंग से क्या कर रखा है, गोडाउन में नहीं रख रखा, ये बोल सकते हो। क्योंकि गोडाउन तो मैंने बोला होगा तो सही, ये तो है नहीं कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि मेटल को हैंडल करने वाला भी होना चाहिए कि प्रोसेस में कैसे वो यूज़ हो रहा है। तो वेस्ट को आपको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, ये बोल रहा है। प्रोडक्शन जो भी डिफेक्ट है उसको आपको सही करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का जो भी वेस्ट है उसको आपको नहीं करना, ये बोल रहा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे हैं। अब अगर मैंने आपको ऊपर पॉइंट पढ़ा दिए तो सारे के सारे यही है, आपको आराम से समझ में आएंगे, ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगे और मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज से पहले मैं ऐड भी कर रहा हूँ अपनी, आप FB की वीडियो में ऐड देखते हो, या तो हम खुद ऐड कर रहे हैं, हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है,
तो देखिए हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है नेट JRF कॉमर्स, ये जून लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट वैसे ही आगे एक्सटेंड होती जा रही है, तो क्या पता आपका जो एग्ज़ाम है वो किसी भी डेट पे जाए। उससे रिलेटेड आपको पता है कि मैं वीडियोज़ एक्स्ट्रा फालतू की बनाता नहीं हूँ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर या जिसकी भी आप बात कीजिए, मेरे हिसाब से अगर अगस्त में होगा तो अगस्त में हो जाएगा, नहीं तो दिसंबर में होगा तो दिसंबर के अटैम्प्ट के साथ ये मिल जाएगा जो भी पार्ट है आपका। तो आपका ये 6 मंथ के लिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ और PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता, क्योंकि कुछ कुछ क्या है, नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, तो ये मत सोचिए कि पहले भी ऐड की हुई है। देखिए ऐड करना सबका बनता है, आपका बिजनेस है, आप भी क्या करते हो, ऐड करते हो। तो हमारा ये पूरा पूरा प्रॉपर बिजनेस यही है, तो प्रोफेशन है एक तरीके से, तो हमें भी ऐड करनी पड़ती है। तो देखिए दिसंबर 20 के हिसाब से आप बोल सकते हो, तो अभी अपना चल रहा है, जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ प्रोवाइड, तो अपना चल रहा है जून। तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आपको पूरे 6 मंथ के लिए या आपका जो भी अटैम्प्ट है वहाँ तक के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 10 की 10 PDF, 10 की 10 यूनिट की सारी PDF मिल जाएगी। उसके साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। ऑडियो तो क्या, वीडियो मिल ही रही है, तो ऑडियो छोड़िए, आपकी 10 यूनिट की सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। वीडियो आराम से कभी भी देखिए 6 महीने के अंदर। PDF आपके पास अवेलेबल होगी, वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होगी। ये नहीं कि कोई PDF आपकी बाद में ख़त्म हो जाएगी 6 महीने के बाद, वो आपके पास ही रहेगी। ग्रुप और पर्सनल डिस्कशन जो कि नॉर्मल आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो आपस में जो भी बातें चलती है वो कर सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअली मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, हर पर्टिकुलर जो भी टॉपिक होंगे 2-3, जैसे ये मैंने टॉपिक कराया, इससे पहले मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग कराया, ABC कराया, जो भी 2-3 टॉपिक कराया, उसके साथ आपको उसके पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे हर टॉपिक के बाद, या हम बोल सकते हैं 2-3 टॉपिक के बाद। और हमारे पास जैसे ही टाइम मिल जाता है, पूरी यूनिट्स कवर हो जाती है, तो मैं और इंपॉर्टेंट MCQs कवर कराऊंगा। पास्ट ईयर के तो आपके पूरे के पूरे कवर होंगे ही होंगे, जो कि आपके पिछले 2012 से लेके 2000 अभी जो 20 तक के जो भी पार्ट हैं, 19-20 तक के, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए फ़ीस क्या थी, पहले टॉप 50 के लिए अपनी थी 1000, लेकिन अब कितनी है, वो 1500 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो वन टाइम फीस है 1000 नहीं है, क्योंकि टॉप 50 मेंबर मेरे पहले से ही हो गए। मैंने पहले से तय किया था कि उनके लिए मैं एक तरीके से लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करूँगा, और 1500 भी लो ही है। अगर आप दूसरे किसी ग्रुप से या दूसरे किसी में बोल सकता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर करो, उसके कंपैरिजन में मेरी क्या है, बहुत फीस कम है, क्योंकि मैं सारा का सारा पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो 1500 में आपको क्या मिल जाता है, किसी और ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको PDF मिलेगी और बोलेंगे ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, और कहीं का वो क्या करेंगे, गूगल से कोई भी कंटेंट लेके उसको क्रॉप करके आपको बार बार प्रोवाइड करेंगे। वो तो सभी गूगल से लेते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर PDF में अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें आपका सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। आप अगर बोलोगे कि सर ये कंटेंट नहीं है, तो हमारा क्या होता है, जैसे ही 10 यूनिट्स का पार्ट कंप्लीट होगा, तो मैंने कुछ टॉपिक रख रखे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। जैसे कई मुझे सब्सक्राइबर या मेंबर बोलते हैं कि सर ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक में वो सारे के सारे कवर करवा दूंगा। वैसे पर्टिकुलर यूनिट वाइज तो नहीं है। अगर आप पुरानी यूनिट्स देखते हो, यानी पुराना आपका जो कोर्स देखते हो, उसमें आपको कुछ टॉपिक दिख जाते हैं जो बोलते हैं कि सर करवाइए, इसलिए मैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक में रख लेता हूँ, उसको मैं कब करवाऊँगा, बाद में कवर करवाऊँगा। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2-3 मिनट की ऐड थी, आप चाहे तो स्किप कर लो। अब आपको तो वैसे भी पता नहीं चलेगा कि कब स्किप करना है, लेकिन जहाँ पे आपको देखिए एडवांटेज का पार्ट दिख रहा है, वहाँ से आपको पता है कि आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेज में क्या बोल रहा है, जस्ट इन टाइम अप्रोच कीप्स स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट टू ए मिनिमम लेवल। सीधी सी बात, आपको पता है कि स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट या जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको मिनिमम लेवल तक रखना है। द रिलीज्ड कैपेसिटी रिजल्ट इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड बियर ए फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रेंट दैट वुड अदरवाइज बी नीडेड टू बी मेड। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आप क्या करते हो, स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट खरीद लेते हो, तो आपका मनी जाता है। मनी में क्या होता है, मैंने क्या बताया, गोडाउन से रिलेटेड रेंट हो गया, आपके स्टॉक का इंश्योरेंस, या आपने अगर गोडाउन क्या करा है, परचेज़ किया हुआ है, तो उसका आपका क्या लगेगा, इंश्योरेंस, इसका पार्ट आपको कवर करना पड़ेगा। तो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट हो गया, या स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गोडाउन के खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मल, तो उसको छोड़िए, हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो उस पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट है वो एक तरीके से आपका नहीं लगेगा ज़्यादा, रेंट का पार्ट आपका नहीं लगेगा, यानी फेवरेबल इम्पैक्ट आप पे पड़ जाएगा, जो कि आपको ज़रूरत पहले पड़ती अगर आप ज़्यादा स्टॉक को मेंटेन कर रहे हो। लेकिन अब आपको मिनिमम लेवल मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में जो स्टॉक की होल्डिंग की कॉस्ट है वो आपकी कम लगेगी। जस्ट इन टाइम अप्रोच हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट, चांसेस ऑफ एक्सपायर्ड और आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट्स डू नॉट अराइज एट ऑल। यही हो गया, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अगर मैंने बोला कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑब्सोलीट होता है, यानी आउट ऑफ ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको पता है कि एक्सपायर होने के चांसेस आपके कम रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके पास है ना ऑर्डर आता है, उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल मंगा लेते हो, तो वेस्टेज के चांसेस कम रहेंगे, आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे, एक्सपायर होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर आपको बोल रहा है, एज अंडर दिस मैनेजमेंट मेथड ओनली एसेंशियल स्टॉक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर टू मैन्युफैक्चरिंग आर ऑब्टेन्ड, दस लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। Under this approach, a minimum reordering level is set, and only when that level is reached,
ऑर्डर फॉर फ्रेश स्टॉक आर मेड एंड दस दिस बिकम्स ए बून टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू। देखिए सीधी सी बात है, जितना आपका एक तरीके से गुड्स प्रोड्यूस होगा उतना ही आपको रॉ मटेरियल की जरूरत हो रही है बार बार, तो उसके इसमें वर्किंग कैपिटल तो कमी होगी, लिक्विड पोजीशन एक तरीके से आपको इतनी चाहिए नहीं होगी मैं बोल सकता हूँ, और करंट लायबिलिटी सप्लायर ये पार्ट आपका कम रहेगा। वैसे रीऑर्डर लेवल आप जानते हो क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इंटू मैक्सिमम यूजेस करके मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो आप जितना मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो स्टॉक का और आपको मंगाने में कितना टाइम लगता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, या आप जनरली मंगाते कब कब हो, जैसे 6 हफ्ते में, 1 महीने में, ये बात कर रहे हो, तो जब आप इनटू करते हो तो क्या निकल जाता है, रीऑर्डर लेवल निकल के आ जाता है। ठीक है, कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 400 यूनिट हम यूज़ करते हैं पर वीक में और हमें 6 हफ्ते लगते हैं मंगाने में मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल जो स्टॉक हो गया वो 2400 यूनिट हो गया। लेकिन अब आप मैक्सिमम यूज इतना कर ही नहीं रहे क्योंकि आप एसेंशियल ही मंगा रहे हो, तो मान के चलो कि आप हर टाइम पे सिर्फ 100 ही मंगा रहे हो क्योंकि आपको ज़रूरत ही उतनी है। तो उस केस में क्या हो गया, 100 इंटू 600, तो आपने क्या करा, 2400 की जगह 600 मेंटेन कर लिया इस तरीके से। एंड ओनली व्हेन दैट लेवल इज रीच ऑर्डर फॉर फ्रेश स्टॉक आर मेड, और उसके बाद ही जैसे आपको पता चला कि जैसे ये लेवल रीच हो गया यानी कंज्यूम हो गया, उसके बाद ही आप फ्रेश स्टॉक मंगा दोगे। एंड दस दिस बिकम्स ए बून टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उनके लिए एक तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए फ़ायदे का सौदा हो गया। ड्यू टू द अबव मेंशन लो लेवल ऑफ स्टॉक हेल्ड द ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है ब्रैकेट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बी हाई इन जनरल। सीधी सी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल से आपका पार्ट शिफ्ट होके यानी स्टॉक से पार्ट शिफ्ट होके आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गया, कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ, तो उसकी रिटर्न आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी। एज दिस अप्रोच वर्क ऑन ए डिमांड पुल बेसिस। अब डिमांड पुल बेसिस क्या होता है, देखिए जब एग्रीगेट डिमांड जो भी होती है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की हम बात करते हैं, वो एग्रीगेट क्या बोल सकते हैं, सप्लाई से ज़्यादा हो तब डिमांड पुल बेसिस का पार्ट आता है। इन्फ्लेशन के टाइप का एक पार्ट है हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑल गुड्स प्रोड्यूस वुड बी सोल्ड, उस केस में क्या होगा, देखिए डिमांड कितनी ज़्यादा है सप्लाई से, तो सारे के सारे जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो हम मान के चल रहे हैं कि बेच दिए जाएंगे। एंड दस इट्स इंक्लूड चेंज इन डिमांड विद अनएंटिसिपेटेड ईज। दिस मेक्स JIT अपीलिंग टुडे वेयर द मार्केट डिमांड इज फिकल एंड समवॉट वॉलेटाइल, जिसमें मार्केट डिमांड क्या है, फिकल होती रहती है और कभी कभी क्या बोल रहा है, वॉलेटाइल होती रहती है। वॉलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, चेंजेस होती ही रहती है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि हाँ जितनी डिमांड है मार्केट में उसके हिसाब से क्या करोगे, आप प्रोड्यूस करने की करोगे। क्योंकि फिकल हो रही है, वॉलेटाइल हो रही है, तो क्या पता आपने अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करके रख लिया और पता चला कि जो डिमांड है वो कम हो गई, मतलब आपने एक तरीके से सप्लाई ज़्यादा मेंटेन करके रखी हुई है और डिमांड कम हो गई, उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए डिमांड पुल बेसिस पे चल रहा है कि अगर डिमांड हो रही है उसके बेसिस पे ही प्रोड्यूस कर लेंगे। डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। JIT emphasizes the right first time concept so that work cost and the cost of inspection is minimized। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब जनरली होता है कि जितना हमें मेटल की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर मंगाएंगे, उससे ज़्यादा मंगाएंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, इसको हम ये भी बोलते हैं डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। तो यार ने JIT में अप्रोच रहती है ड्रिफ्ट की, ऐसे यार डू इट राइट फर्स्ट टाइम। आपको होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में गलती हो गई क्योंकि हमने ज़्यादा इन्वेंट्री मंगा दिया, तो उसकी वजह से आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस में भी क्या होगा, बहुत पार्ट गलत हो सकता है या ओवर प्रोडक्शन का आपका पार्ट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है ड्रिफ्ट, जिससे आपको नॉर्मली इसने यहाँ पे क्या बोल दिया, राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट। वैसे आप क्या बोल सकते हो, डू इट राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट सो दैट रीवर्क कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज मिनिमाइज। क्योंकि आप पर्टिकुलर उतना ही इन्वेंट्री मंगा रहे हो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मंगा रहे हो, यानी जो रेलिवेंट है वही मंगा रहे हो, फालतू के लिए एक्स्ट्रा आप नहीं मंगा रहे। बाय फॉलोइंग JIT ग्रेटर एफिशिएंसी एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी डिराइव्ड, नॉर्मल पार्ट है। बेटर रिलेशनशिप आर फोस्टर्ड अलॉन्ग द प्रोडक्शन चेन अंडर ए JIT सिस्टम, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, जितना आपको क्या है पता है ऑर्डर है उस हिसाब से आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये नहीं कि आपको पहले से ही बहुत सारा मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो आप बोल सकते हो कि बेटर रिलेशनशिप आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये नहीं कि पहले ही आप प्रोड्यूस करके रख रहे हो। तो ओवर प्रोडक्शन का पार्ट मैंने बोला होगा भी नहीं एक तरीके से। तो यहाँ पे ये बोला जस्ट इन टाइम अडॉप्शन रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया। और देखिए आपको बताया कि कस्टमर नए प्रोडक्ट चाहता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, मॉडर्न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, आप फालतू का स्टॉक नहीं रखना चाहोगे, आउट ऑफ डेटेड स्टॉक नहीं रखना चाहोगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके उसको क्या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, क्या गुड्स की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल परचेज करके वो गुड्स बनाने की करोगे। सबसे बढ़िया काम यही है। फिर आपको दे रखा है डिसएडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग JIT सिस्टम।
देखिए मेन तो यही हो गया कि ज़रूरी नहीं कि आपको सप्लायर वैसा मिले रिलायबल, तो आपको कोई अच्छा ज़रूरी नहीं कि जितना आपको स्टॉक चाहिए था उतना वो प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज दे रखे हैं, लेकिन मेन तो वही होता है कि ज़रूरी नहीं आपको रिलायबल सप्लायर मिल सके और जितना आपको स्टॉक चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, उतना आपको मिल सके। फिर भी यहाँ पे क्या दे रखा है, JIT अप्रोचेज स्टेट्स जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स मेकिंग रीवर्क डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस एज इन्वेंट्रीज केप्ट टू ए मिनिमम लेवल। तो आपके पास इतनी इन्वेंट्री है ही नहीं या मिनिमम लेवल पे मेंटेन करके रखनी है। तो अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई, ठीक है, अब मैंने आपको मिस्टेक जैसे बताया था कि जिस सप्लायर से आप खरीदते थे, अगर वो सप्लायर की फैक्ट्री में ही आग लग गई तो आपको भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि आपके फिनिश गुड्स को बनने के लिए उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप दूसरे सप्लायर से भी रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल होगा जहाँ पे जिस फैक्ट्री में आग लग गई सप्लायर के, अगर वो रॉ मटेरियल आपके पास होगा तब जाके बाकी रॉ मटेरियल भी यूज़ हो पाएंगे और आपका एक फिनिश गुड्स बन पाएगा। तो एक तरीके से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मिस्टेक की, मेकिंग रीवर्क डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस एज इन्वेंट्रीज केप्ट टू ए मिनिमम लेवल। तो आपने इन्वेंट्री को मिनिमम लेवल पे कर रखा है, इसलिए आप वापस से स्टॉक का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये थोड़ी कि एक्स्ट्रा स्टॉक है, कॉस्ट भी डबल लग जाएगी फालतू के लिए। एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ JIT रिक्वायर है हाई रिलायंस ऑन सप्लायर whose परफॉर्मेंस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जिसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो किस पे डिपेंड होगी, उस पर डिपेंड होगी, वो क्वालिटी वाइज हमें प्रोवाइड करने देने वाला होना चाहिए। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर सप्लायर 10 है उसमें से हमें चुनना है बेस्ट कौन सा है, और हमने चुन लिया, बाद में पता चला कि 1-2 साल के बाद वो हमें क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो किसके ऊपर है, उसके ऊपर है। तो हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो हमें अच्छे से अच्छा मटेरियल आने वाले सालों तक प्रोवाइड करता रहेगा। फिर आपको बोल दिया कि कोई बफर स्टॉक नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होता इसमें, तो बोला ड्यू टू नो बफर इन JIT प्रोडक्शन लाइन आइडलिंग and downtime can occur which would have an unfavorable effect on the production process and also on the finances। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा रहेगा तो प्रोडक्शन लाइन खाली नहीं रहेगी, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल पड़ा है तो आराम से वो प्रोडक्शन में काम कर सकती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल है ही नहीं, आपका डाउन टाइम चल रहा है, कहने का मतलब आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो ही नहीं रहा, और रॉ मटेरियल अवेलेबल भी है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यानी जिनके पास भी है सप्लायर के पास, तो वो क्या करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। जब हाई प्राइस चार्ज करेंगे तो आपको ज़्यादा सप्लाई से रिलेटेड यानी रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्राइसेस ज़्यादा देनी पड़ गई, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। सीधी सी बात है, कॉस्ट बढ़ेगी तो सामने वाले कंज्यूमर भी क्या पता वो खरीदने की ना करे। तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन लाइन आइडल रहती है कभी कभी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं है, वो काम नहीं कर पाती है। इसी तरीके से डाउन टाइम भी, ये मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, डाउन टाइम भी अकर हो सकता है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ सकता है। मैंने क्या बताया, जो कॉस्ट है वो महंगी हो सकती है। और ये बोल रहा है इसी तरीके से आपका किस पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि आपको बताया कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए और महंगा मिल रहा है, तो आपको लिक्विड की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, तो फाइनेंसेस भी क्या हो जाएंगे। आपको पता है कि मार्केट में उस हिसाब से क्या होता है, हर चीज़ आपको पता है कि अगर सप्लाई से रिलेटेड पार्ट देख रहे हो और आपके पास इतना अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में जो फाइनेंसेस है वो भी महंगे हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट का पार्ट भी आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको लिक्विड चाहिए, आपकी मनी की रिक्वायरमेंट है, वो सारा पार्ट आ गया। इसी तरीके से बोल दिया चांसेस आर क्वाइट हाई ऑफ नॉट मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ऑर्डर्स एज देयर विल बी नो एक्सेस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखिए, अगर आपके पास पहले से ही प्रोडक्शन वाला गुड्स नहीं पड़ा हुआ है, कहने का मतलब अगर आपके पास आउटपुट नहीं पड़ा हुआ, जैसे कार की आपको पता है कि डिमांड कितनी है 60 यूनिट्स की, और आपके पास सिर्फ 40 की थी, आपने 40 सप्लाई कर दी, बाकी 20 यूनिट्स आप नहीं सप्लाई कर पाए, तो जो भी अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ऑर्डर आ गया उसको आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास सिर्फ कितनी थी, 40 यूनिट्स ही अवेलेबल थी, क्योंकि इतना ही ऑर्डर आया था। लेकिन बीच में एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया, तो आपके पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है और आप इतनी जल्दी बना नहीं सकते। तो ये बोल रहा है कि आपके पास फिनिश गुड्स एक्स्ट्रा में होना चाहिए, यानी आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो ये लिमिटेशन हो गई, ये डिसएडवांटेज हो गया। फिर आपको बोल दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट वुड बी कंपेरेटिवली हाई डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए इसमें जनरली ये हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि आप इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करने का पार्ट देख रहे हो। तो आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो, बल्क में नहीं मंगाते हो, धीरे धीरे करके मंगा रहे हो, क्योंकि जितनी आपकी नीड है, जितने आपको बेचने हैं, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, और आप एक्स्ट्रा नहीं मंगा रहे। तो आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा मेंटेन करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा लगेगी, यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा लगेगी। तो ये बोला ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड बी कंपेरेटिवली हाई डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन, कि कितनी बार हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं।
JIT may have certain negative effect on the environment due to frequent deliveries as the same would result in higher use and cost of transportation, क्योंकि आप बार बार नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा ले रहे हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया कि अगर आप सिर्फ 2 ऑर्डर कर रहे हो तो इसका मतलब आप साल में सिर्फ 2 ऑर्डर ही मंगा रहे हो, लेकिन जहाँ पे मैंने बताया 10 ऑर्डर, तो इसका मतलब आप साल में टोटल मिला के 10 ऑर्डर मंगा रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, बार बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी लगेगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे देखिए बोला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब फ्यूल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, जो कि आपके एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचा सकता है, विच इन टर्न वुड कंज्यूम मोर फॉसिल फ्यूल, जिसके थ्रू क्या होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच सकता है। केस स्टडी मैंने आपको बता दी थी। अब आपका आ गया कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए कुछ आपके नॉर्मल है, तो इसलिए हम फटाफट से देखते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको फिक्स, वेरिएबल, मिक्स पहले भी सारे बता चुका हूँ। ठीक, जैसे मैं आपको बजटरी कंट्रोल का पार्ट बताया तो उसमें सारा बता चुका हूँ। ये बोल रहा है मैनी बिजनेस डिसीजन रिक्वायर ए फर्म नॉलेज ऑफ सेवरल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हैव डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक, कंसिक्वेंटली व्हेन रिव्यूइंग ए बिजनेस केस टू डिटरमिन विच पाथ टू टेक इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब आपको सबसे पहले दे रखा है फिक्स, वेरिएबल और मिक्स कॉस्ट का पार्ट। मिक्स मतलब वही सेमी वेरिएबल हो गया एक तरीके से, जहाँ पे आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट भी रहता है और फिक्स का भी रहता है। फिक्स का तो मतलब क्या हो गया कि आपका आउटपुट का लेवल चाहे कितना भी रहो, फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रेंट, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, आपको पता है कि अगर आपने जीरो प्रोडक्शन किया तब भी आपको फिक्स यानी रेंट तो देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस का पार्ट आ गया, ये सारा पार्ट आपका लगेगा ही लगेगा। परमानेंट एम्प्लॉय हो गई, इसकी सैलरी हो गई, तो ये मान के चलो लॉकडाउन हो गया या ब्रेक डाउन हो गया मशीन का, या मान के चलो कि स्ट्राइक का पार्ट हो गया 1 महीने, तो जो वर्कर ने जिसने स्ट्राइक नहीं करी मान के चलो, और जो एम्प्लॉय परमानेंट काम कर रहा है, तो उसको तो आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो ये सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, वैसे ही आपने क्या करा, लोन लिया, उस पर आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो फिक्स कॉस्ट का पार्ट आपका बन जाता है। वेरिएबल क्या हुआ, आउटपुट में जितना चेंज होता है उसके हिसाब से क्या होता है, आपकी कॉस्ट में भी चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल में वो चेंज होती है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि मैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और 2 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है, तो इंटू 2 करेंगे 2 लाख आएगा। वैसे ही मैंने बोला कि अगर मैं 1,50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 1,50,000 इंटू 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम है, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। तो पहले कितना था, 2 लाख आई वेरिएबल कॉस्ट, अब कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। तो ये बोल रहा है कि आउटपुट में चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या हो जाता है, टोटल में चेंज हो जाता है। और मिक्स में क्या होता है, आपको पता है कि एक फॉर्मूला लगता है सेमी वेरिएबल में, जिसमें क्या आता है, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, जिससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाती है। ये आपने खूब बार कहीं ना कहीं कॉस्टिंग वाले पार्ट में या अपने जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपने किया हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी। अब आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट और जैसे आप आउटपुट मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू आउटपुट करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। आपने अपनी सेमी वेरिएबल में से जो भी वेरिएबल कॉस्ट हटाया तो बाकी फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक, तो एक बार ये पढ़ के देख लेना। देखिए इतना टिपिकल नहीं है तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि फिर तो मैं क्या करूँगा, ये वाले पार्ट तो आपको ऊपर ऊपर से बताऊँगा क्योंकि इतने टिपिकल नहीं होते। अब देखिए, अब जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट लेते हो तो क्या निकल के आता है, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट निकल के आता है। देखिए तो इसमें यही बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर आपने प्रोसेस की यानी कोई पर्टिकुलर मेन प्रोडक्ट निकाला, उसके साथ साथ इंसिडेंटली ये प्रोडक्ट भी निकल के आ गया, तो वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट होती है एक तरीके से। अब देखिए बाय प्रोडक्ट कॉस्ट में जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि नील कॉस्ट होती है, क्योंकि आप एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे बोल रहा है सच एज सॉ डस्ट एट ए लंबर मिल। लंबर मिल क्या होती है, आप ये बोल सकते हैं जहाँ पे लकड़ी के बड़े बड़े क्या होते हैं, आप देखोगे लट्ठे बोलते हैं ना, जैसे इतने बड़े बड़े वो कट किए जाते हैं। तो जब कट किए जाते हैं तो उसका क्या होता है, बुरादा बन जाता है। बुरादा जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉ डस्ट बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बुरादे बन जाते हैं ना, या लकड़ी के आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा से मिट्टी टाइप के पीस बन जाते हैं, जैसे भी समझिए। तो वो जो बुरादे का पार्ट आता है वो क्या आएगा, आगे काम आ सकता है, फ्यूल के लिए काम में आ सकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, वुड पल्प के लिए काम में आ सकता है। ऐसे बहुत चीज़ों के लिए क्या है, इस सॉ डस्ट को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी आपकी बनाने की। ये तो अपने आप ही जो मेन प्रोडक्ट था, आप लकड़ी के लट्ठे काट रहे थे, उसके थ्रू क्या हुआ, ये निकल के आने लग गया, जो कि होगा, कितना भी रोक लो तब भी होगा ही होगा। तो इफ़ सो इट डज नॉट रियली हैव एनी कॉस्ट सिंस इट्स कॉस्ट वुड हैव बीन इंकर्ड एनी वे एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है कि जब भी मेन प्रोडक्ट निकाला उसके प्रोडक्शन के थ्रू ही ये निकल के आया, तो जनरली इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। द सेलिंग ए बाय प्रोडक्ट एट एनी प्राइस इज़ प्रॉफिटेबल। तो यानी इसको आप किसी भी प्राइस पे बेच लो, ये प्रॉफिटेबल है। नो प्राइस इज़ टू लो, क्योंकि आपको पता है कि मेन प्रोडक्ट जो निकला उससे रिलेटेड कॉस्ट को तो आपने पहले ही देख लिया। लकड़ी के लट्ठे जो आपने खरीदे पूरे के पूरे और उसको कट किया, फिर उसको बेचा कैसे भी प्रोसेस करके, या जो भी आपने गुड्स बना के बेचा,
तो उससे रिलेटेड कॉस्ट को तो आपने कहाँ पे ले लिया कि ये लकड़ी के लट्ठे कितने के आए। लेकिन जब आपको पता है कि जो सॉ डस्ट निकली उसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो वो निल है, तो उसको किसी भी प्राइस पे बेच सकते हो, वो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा ही रहेगा। फिर आपको बोल रखा है अलोकेटेड कॉस्ट। देखिए अलोकेटेड वही है जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताया था ओवरहेड से रिलेटेड, ठीक। जैसे देखिए जनरली आपको पता है कि ओवरहेड का पार्ट कोई भी निकल के आता है क्योंकि वो इनडायरेक्ट ओवरहेड का पार्ट होता है। अब उसको आप किसी न किसी बेसिस पे अलोकेट करते हो, तो उसके लिए आप क्या निकाल के रखते हो, एब्जॉर्ब ओवरहेड रेट निकाल के रखते हो, या जिसको आप ओवरहेड रिकवरी रेट करते हो। आप क्या बोलते हो कि आपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर दिया, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको ओवरहेड को अलोकेट करना पड़ता है। अलोकेट के बाद क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट करना पड़ता है, अपोर्शन, फिर री अपोर्शन करना पड़ता है। आपने देखा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। तो देखिए ये तो जो मेरे पेड ग्रुप से रिलेटेड है उनको मैंने पहले ही बताया हुआ है एबीसी कॉस्टिंग में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो है एबीसी कॉस्टिंग, उसमें भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल क्या होता है कि जो भी ओवरहेड होते हैं, चाहे आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसी भी बात करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट हो गया, तो उसको आप किस बेसिस पे बांटोगे, फ्लोर एरिया के बेसिस पे अपोर्शन करोगे। फिर वो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में चले आएगा। फिर सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट होगी वो वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में री अपोर्शन होगी और टोटल ओवरहेड निकल के आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट के बेसिस पे होंगे, ये आ गया। जैसे आपकी टोटल ओवरहेड आ जाएगी फिर वो किसी न किसी बेसिस पे उसकी रेट निकलेगी। जैसे डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे निकल जाती है, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे निकल जाती है, मशीन ओवर के बेसिस पे निकल जाती है। तो जैसे जो भी आपकी रिकवरी रेट या जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड रेट निकल के आई, उसे हम क्या बोलेंगे, रेट पर। जैसे मशीन ओवर तो रेट पर मशीन ओवर, लेबर और निकल के आई, लेबर और की निकल के आई तो रेट पर लेबर और, ऐसे हो गया। अगर प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे निकल के आई तो इनटू 100 कर लेते हैं, जिससे वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाए कि वो प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंटेज होगा, जिससे आप उसको किसी भी पर्टिकुलर जॉब पे या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं, अलोकेटेड। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम में नहीं आती, एक तरीके से बोल सकते हो ये रेलिवेंट नहीं होती, क्योंकि इसका अलोकेशन तो होना ही है। आपको पता है कि ये टोटल में इंकर हो गई है। तो ये बोल रहा है ओवरहेड कॉस्ट आर अलोकेटेड टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओनली बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स for the production of financial statement. Normal, there is no cause and effect between the creation of one additional unit of production and the incurrence of additional overhead. तो ये बोल रहे हैं कि कोई इनका रिलेशनशिप नहीं होता है कि एक यूनिट बनाने के लिए एडिशनल ओवरहेड क्या लग रहा है। Thus there is no reason to include allocated overhead in the decision to set a price for one additional unit. जैसे मैंने आपको बोला रेंट ऑफिस का, तो आपको पता है कि जनरली एक आउटपुट बनने के लिए रेंट तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि ओवरहेड का इतना कोई रेलिवेंट डिसीजन में योगदान नहीं होता। तो ये बोला दस देयर इज़ नो रीजन टू इंक्लूड अलोकेटेड ओवरहेड इन द डिसीजन टू सेट ए प्राइस फॉर वन एडिशनल यूनिट। तो आप बोल सकते हैं कि ये इररेलीवेंट कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। फिर आपको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट दे रखी है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, only a few costs can actually be dropped without causing any short-term harm to an organization. Examples are employee training and facility maintenance. Over the long term, delaying these expenditure will eventually have a negative effect. Thus, managers need to understand the impact of their decision over a period of time when determining which cost to cut back. देखिए आप क्या करते हो, कभी कभी कुछ कॉस्ट क्या करते हो, रिड्यूस कर लेते हो, क्योंकि आपका बिजनेस क्या है, आपको सर्वाइव करना है। तो आप कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग का पार्ट करते हो, तो शॉर्ट टर्म में आपको पता है कि नुकसान इतना नहीं पहुंचेगा, लॉन्ग टर्म में पहुंचेगा। तो शॉर्ट टर्म में आप क्या करते हो, जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग का पार्ट है तो उसकी कॉस्ट को कट कर देते हो, ट्रेनिंग नहीं देते हो। या आप बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय अपने ट्रेन के लिए रखे हुए हैं, या हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स रखे हुए हैं या ट्रेनीज रखे हुए हैं, उनको आप हटा दोगे। फैसिलिटी मेंटेनेंस, ऐसी कुछ कॉस्ट है जिसको आप क्या कर सकते हो, कट बैक कर सकते हो। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में तो आपको इसको सोचना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो फिर भी क्या कर सकते हो, कुछ कट कर सकते हो, ये बोल दिया। अब आपको दे दिया स्टेप कॉस्ट। देखिए इसका मतलब जनरली ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक तो कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद या लेवल के बाद वो चेंज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के पॉइंट में आप सब बोल सकते हो कि अगर आपने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, बिजनेस में हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का साइज़ बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप 2 शिफ्ट में काम करा रहे हो। तो आपको पता है कि पहली शिफ्ट में जो वर्कर को सैलरी दे रहे हो, तो चाहे वो कितनी ही प्रोड्यूस करे, जो भी सुपरवाइज़र हो गया, सैलरी उसको आप दे रहे हो, मान के चलो कितने दे रहे हो, 20,000 पर मंथ दे रहे हो। तो आपको पता है कि चाहे आपकी उस पर्टिकुलर शिफ्ट में 1 लाख यूनिट निकले या 1,50,000 निकले, 2 लाख निकले, तो आपको तो 20,000 देने ही देने हैं। लेकिन आपको पता है कि अब आपको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि मैंने बोला उस शिफ्ट में अगर आपकी 2 लाख यूनिट बनती है, तो मान के चलो कि उसमें चाहे आपकी 1 लाख यूनिट बने, 1,20,000 देने बने, 1,50,000 बने, या चाहे पूरी की पूरी 2 लाख बने, आपको तो उसको 20,000 देनी पड़ेगी। लेकिन अब आपका क्या है, प्रोडक्शन का लेवल आपने बढ़ा दिया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बढ़ाने का सोचा,
तो आपने बोला कि यार एक और शिफ्ट में काम कराते हैं, तो आप उस सुपरवाइजर को जिसको सैलरी दे रहे हो 20,000 दे रहे हो, तो आपको एक और सुपरवाइजर को रखने की जरूरत पड़ गई जो दूसरी शिफ्ट में काम कर रहा है, तो उसको भी आपको सैलरी देने की जरूरत पड़ गई। मान के चलो नाइट शिफ्ट है, तो उस वर्कर को आप, उस सुपरवाइजर को आप 25,000 देते हो, तो आपको पता है कि ये तो फिक्स कॉस्ट थी इस शिफ्ट के लिए, लेकिन ये क्या हो गई फिर आपकी बढ़ गई 20 + 25, टोटल मिला के सैलरी कितनी हो गई सुपरवाइजर की 45,000 हो गई, क्योंकि आपने एक और शिफ्ट में काम करना चालू करवा दिया और उसके लिए आपने एक और नया सुपरवाइज़र रख दिया। तो जब भी आप क्या करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बढ़ाने की सोचते हो, लार्ज इन्वेस्टमेंट की सोचते हो, या आप बोल सकते हो कि नए प्रोडक्ट लाइन को आप ऐड करने की सोचते हो, तो उस केस में स्टेप कॉस्ट आती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो फिक्स रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, दो सम कॉस्ट आर एसेंशियली फिक्स्ड, इट मे बी नेसेसरी टू मेक ए लार्ज इन्वेस्टमेंट इन दैम व्हेन द एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेज पास्ट ए सर्टेन पॉइंट। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उनमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाती है। एडिंग ए प्रोडक्शन शिफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेप कॉस्ट। आ गया वही, द मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड द एक्टिविटी वॉल्यूम्स एट विच स्टेप कॉस्ट कैन बी इंकर्ड सो दैट इट कैन मैनेज अराउंड दैम, परहैप्स डिलेइंग सेल्स और आउटसोर्सिंग वर्क रादर देन इनकरिंग स्टेप कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि परहैप्स क्या करें, हम सेल्स को डिले कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, देखिए मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो उसने क्या बोला कि मुझे चाहिए 20 डेज़ में, तो आप उसको क्या बोल दोगे, क्योंकि वो आपका लॉयल कस्टमर है, आप उसको बोलेगे 30 डेज़ में हम प्रोवाइड कर पाएंगे, तो आपने अपनी सेल्स को डिले कर दिया ताकि आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब एक्स्ट्रा शिफ्ट क्रिएट नहीं करी तो स्टेप कॉस्ट आपकी लगेगी नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा शिफ्ट लगेगी तो एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा वर्कलोड होगा, तो उस केस में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। जबकि स्टेप कॉस्ट क्या बोल रहा है, आपको रिड्यूस कैसे करनी है, आप सेल डिले कर दो, या आपको जो भी प्रोडक्शन का पार्ट और मिला है आप किसी को आउटसोर्स कर दो काम को, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लाइन को क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा शिफ्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्टेप कॉस्ट भी आपकी क्या लगेगी, कम लगेगी। अब आपको दे रखा है डिफरेंशियल कॉस्ट। देखिए जब आप क्या कर रहे हो कि मान के चलो कि किसी जैसे 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहे थे, तो कुछ आपकी कॉस्ट लग रही थी, जो भी टोटल कॉस्ट लग रही थी, तो जैसे मान के चलिए कि 70% पे आपकी लग रही थी 1 लाख, अब 80% पे काम करने लगे तो 1,20,000 लग रही है, तो कितना कॉस्ट में चेंज हुआ, वो डिफरेंशियल कॉस्ट का पार्ट है। वैसे ही मैंने बोला 70 की जगह 60% पे काम कर रहे हो तो कॉस्ट डिक्रीज हो गई, तो कॉस्ट डिक्रीज या इंक्रीज जो भी हो रही है वो डिफरेंशियल कॉस्ट का पार्ट कवर कर रही है। देखिए जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही मार्जिनल कॉस्टिंग वाले टॉपिक में करवा चुका हूँ। तो उसमें जनरली क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट लेते हैं हम, कि अगर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने आपको बताया सेम रहती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, और उसके थ्रू ही आप जनरली क्या करते हो, जो भी आपका वेरिएबल का पार्ट है उसके थ्रू ही आप क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हो, तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें फिक्स कॉस्ट लेस करते हो, प्रॉफिट आता है। जबकि मैंने आपको एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बताई थी, जिसमें आप क्या करते हो, जो सारा एलिमेंट है वेरिएबल और फिक्स का वो एक साथ कवर कर लेते हो, वो पार्ट था, और क्लोजिंग स्टॉक उस हिसाब से वैल्यू होता है, जिसकी वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का पार्ट आता है, जो कि आपने एक पर्टिकुलर मेरी वीडियो में देखा होगा। तो डिफरेंशियल कॉस्ट में भी मैंने आपको पहले बताया था डिटेल में पार्ट, तो तभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया। क्या बोल रहा है, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न और टेक्नोलॉजी और प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो इनकी वजह से अगर आपकी कॉस्ट में चेंज होता है तो उसे डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। इफ़ एनी चेंज इज प्रपोज इन द एग्जिस्टिंग लेवल, जैसे 70 से 80 या 70 से 60, और इन द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो आपने क्या डिसीजन लिया कि लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोसेस चेंज करना है, उसकी वजह से जो कॉस्ट में इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसे डिफरेंशियल बोलते हैं। देखिए कई जने इंक्रीमेंटल कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, बोल सकते हो, लेकिन कभी एग्जाम में आ गया कि ये दोनों सेम होती है तो आप क्या बोलोगे, नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल में डिक्रीमेंटल का पार्ट भी आता है इंक्रीमेंटल के साथ, यानी कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। अगर आपको पता है कि अगर डिसीजन लेने से, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ चेंज करने से कॉस्ट बढ़ रही है तो उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। इफ़ द चेंज इंक्रीजेज द कॉस्ट, अगर चेंज होने से, यानी जो भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस की, लेवल ऑफ एक्टिविटी की, टेक्नोलॉजी की, पैटर्न की बात कर रहे हो, उससे अगर कॉस्ट बढ़ती है तो उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। इफ़ देर इज डिक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज इन आउटपुट, तो आपको पता है कि अगर आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी कम कर दिया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम कर दिया, तो उस केस में आपकी कॉस्ट कम हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल में दोनों आ जाता है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। और आपको पता है कि ये एक तरीके से रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, जब भी हम बात करते हैं कि
अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, देखो लेवल ऑफ एक्टिविटी अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि फ्यूचर कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके बिजनेस डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो तब वो रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट है। अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा तो इररेलीवेंट कॉस्ट का पार्ट होगा। हम फिक्स कॉस्ट को जनरली क्या बोलते हैं, इररेलीवेंट बोलते हैं, लेकिन याद रखना कि फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट भी हो सकती है। अगर आपको पता है कि अगर 80% लेवल पे फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी, 2 लाख थी, और आपको पता है कि 90% लेवल पे कुछ आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई हल्की सी, 2,10,000 हो गई, तो जो वो 10,000 भी बढ़ी है ना फिक्स कॉस्ट, वो भी रेलिवेंट पार्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि 2 लाख से 2,10,000 हुई। अगर वो 2 लाख ही होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, इररेलीवेंट, लेकिन वो 2,10,000 हो गई, तो इसलिए हम इस केस में क्या बोल रहे हैं, रेलिवेंट। ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज फ्यूचर कॉस्ट विच डिफर बिटवीन अल्टरनेटिव्स। अब देखिए मेन चीज़ फ्यूचर कॉस्ट, ठीक। रेलिवेंट कॉस्ट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द कॉस्ट विच आर अफेक्टेड एंड चेंज बाय डिसीजन। इसको हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट के दो मेन एलिमेंट है याद रखना, एक तो फ्यूचर कॉस्ट जो होगी, और साथ में याद रखना अवॉइडेबल। इसका मतलब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा ही नहीं तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। Relevant cost may also be defined as the cost which are affected and changed by business decision. If cost increases, decreases, appears or disappears as different alternatives are compared, it is a relevant cost. On the contrary, irrelevant costs are those costs which remain the same and not affected by decision whatever alternative is chosen. इसका मतलब जैसे मैंने आपको ओवरहेड कॉस्ट बोला, आपको मैंने कोई भी फिक्स कॉस्ट बोली, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ ऑफिस का, तो मुझे पता है कि चाहे आउटपुट कितना भी हो मुझे रेंट तो देना पड़ेगा। अब देखिए मैंने आपको स्टेप कॉस्ट बोला, तो स्टेप कॉस्ट भी क्या हो रही है आपकी, चेंज की हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा रहे हो। आप पहले एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, अब 2 शिफ्ट में, तो पहले आपको सुपरवाइजर, एक ही सुपरवाइजर को सैलरी देनी पड़ती थी, अब 2 सुपरवाइजर हो गए, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो वो रेलिवेंट बन सकती है ना। लेकिन अगर मैं सिंपल फिक्स कॉस्ट की बात करूंगा, जो बोलूँगा आउटपुट में चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती, तो वो तो इरेलीवेंट है। लेकिन फिर मैंने आपको बोल दिया कि फिक्स कॉस्ट हल्के से एक्टिविटी की वजह से चेंज हो गई, तो उस वक्त क्या बन जाएगी, वो रेलिवेंट हो जाएगी। तो इरेलीवेंट कॉस्ट डू नॉट मीन दैट सच कॉस्ट आर फॉरगॉटन और दैट सच कॉस्ट नीड नॉट बी एवेल्यूटेड। इसका मतलब ये नहीं है, इट सिंपली मीन्स दैट इरेलीवेंट कॉस्ट इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर दैट विल क्वान्टिटेटिवली अफेक्ट द डिसीजन। देखिए इसको आप जैसे वैसे समझोगे, मान के चलो कि कोई संक कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट का मतलब क्या आपको पता है, पहले भी आपने किसी न किसी मेरे पर्टिकुलर पार्ट में, यानी क्योंकि आपको पता है कि पेड से रिलेटेड ग्रुप है तो मैंने सारे के सारे कवर कर रखे हैं कहीं ना कहीं। तो संक कॉस्ट का पार्ट आपने कहीं देखा होगा, तो वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, डूबत लागत। लेकिन आप नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपने 10 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, 10 लाख की, उस पर आप क्या कर रहे हो, डेप्रीशन लगा रहे हो, और ये मान के चलो कि 2 लाख का डेप्रीशन अभी तक लग चुका था, या ये मान लो 4 लाख का लग चुका था, तो बाकी कितनी बची, 6 लाख की WD बची। अब ये तो रिटर्न ऑफ होगी। लेकिन अगर आपने इसको एवेल्यूट किया, यानी इसको आपने रीवैल्यू किया, तो उसके बेसिस पे ये कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो तब ये रेलिवेंट हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इररेलेवेंट कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि उस कॉस्ट को आपने फॉरगॉटन कर दिया। जैसे आप संक कॉस्ट बोलते हो तो जनरली क्या होती है, वो इररेलीवेंट होती है। क्या होती है, इररेलीवेंट होती है। लेकिन आपको पता है कि वही जो मशीनरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसको रीवैल्यू करा और वो कम ज़्यादा हो गई, तो तब वो आपके डिसीजन मेकिंग के पार्ट में आ सकती है। इररेलीवेंट कॉस्ट डू नॉट मीन दैट सच कॉस्ट आर फॉरगॉटन और दैट सच कॉस्ट नीड नॉट बी एवेल्यूटेड। तो आपको पता है कि इनको आप इवेल्यूट भी कर सकते हो और रीवैल्यू भी कर सकते हो। इट सिंपली मीन्स दैट इररेलीवेंट कॉस्ट इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर दैट विल क्वान्टिटेटिवली अफेक्ट द डिसीजन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इररेलीवेंट कॉस्ट एक तरीके से अफेक्ट करे, मेन आपकी जो अफेक्ट करती है वो क्या करती है, रेलिवेंट कॉस्ट अफेक्ट करती है, ना कि इररेलीवेंट कॉस्ट। इसका मतलब ये। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 पार्ट दे दिए, एक तो टाइप्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट और एक है टाइप्स ऑफ नॉन रेलिवेंट कॉस्ट, या जो आप इररेलीवेंट बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बोल रखा है फ्यूचर कैश फ्लो। आपको पता है कि कोई आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखते हो जैसे कैपिटल बस्टिंग में, तो आप उसके बेसिस पे देखते हो कि कितना आपका इनफ्लो होगा। पर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की। तो ये फ्यूचर कैश एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन से आपका कितना फ्यूचर में कैश एक्सपेंडिचर होगा। जैसे हमने बोल दिया ना कि एक और नई प्रोडक्ट लाइन लेनी है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको और वर्कर हायर करने पड़ेंगे। ठीक, मान के चलो कि मैं बोल सकता हूँ मेरा नॉर्मल बिजनेस था, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल शुगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब उसके साथ मैंने क्या कर दिया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चालू कर दिया। अब शुगर मैन्युफैक्चरिंग में मैंने क्या कर रखा था, अकाउंटेंट अपॉइंट कर रखा था। तो वैसे ही मेरे को ये लगा कि या तो उस अकाउंटेंट को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये बोल सकता हूँ, या मुझे क्या है एक और पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा दूसरी फैक्ट्री में,
और लेबर अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो मुझे पता है कि फ्यूचर में मेरा कैश फ्लो तो होगा ही होगा क्योंकि मैंने एक और प्रोडक्ट लाइन एस्टेब्लिश कर दी है। तो कैश एक्सपेंसेस दैट विल बी इंकर्ड इन द फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन इज अ रेलिवेंट कॉस्ट, तो हमें पता है फ्यूचर में इंकर होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे संक कॉस्ट बोल दिया, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट के सारे पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अवॉइडेबल कॉस्ट, यहाँ पे मैंने बार बार बताया कि अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप रोक सकते हो। ओनली दोज कॉस्ट आर रेलिवेंट टू अ डिसीजन दैट कैन बी अवॉइडेड इफ द डिसीजन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। मान के चलो पहले 1 लाख यूनिट बनाते थे, अब 1,20,000 बना रहे हो, तो 20,000 यूनिट बनाने के वजह से आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लेबर लगेगा। तो आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वो किससे लिंक है, डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक है, कि अगर आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो तो उस केस में आपकी कॉस्ट भी लगेगी, अगर आप कम कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो अवॉइडेबल उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है वो आपकी अवॉइडेबल कॉस्ट है, और जो अनअवॉइडेबल बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल बोलते हैं, वो जनरली आपकी फिक्स कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, चाहे जीरो आउटपुट है तब भी वो लगेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने बार बार देखा है, इसको आप ये भी बोल सकते हो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, या यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो पर्टिकुलर आपने अमाउंट सेक्रीफाइस किया है किसी दूसरे अमाउंट को पाने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैश इनफ्लो दैट विल बी सेक्रीफाइस एज ए रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर मैनेजमेंट डिसीजन इज ए रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे सीए से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल खूब बार दिए हुए हैं। मैंने बोल दिया कि आप सीए कर रहे हो, सीए पास हो गए, अब आप अपनी प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हो, मतलब खुद का ऑफिस भी खोल सकते हो, आप कोचिंग भी बढ़ा सकते हो, ये भी है, यानी खुद का आपने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट खोल दिया। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हो, जैसे खुद का ऑफिस खोल रहे हो उसकी जगह खुद का कहीं पे जॉब कर लिया आपने, खुद का क्या कहीं पे आपने जॉब कर लिया। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस करने पे 20,000 रुपीज़ ही शुरू में मिलेंगे, ये मान के चलो। कोचिंग में आपको कितने मिल रहे हैं, 40,000 मिल रहे हैं, और जॉब पे आपको मिल रहे हैं 35,000 ये मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस आपका अच्छा है और आपको 40,000 मिल रहे हैं, तो आप वही करने की करोगे। तो आपको पता है कि 40,000 की कोचिंग के लिए आपने 35,000 की जॉब को छोड़ दिया, तो आपके लिए उस कोचिंग को पाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि आपने 35,000 की जॉब छोड़ दी। कैश इनफ्लो दैट विल बी सेक्रीफाइस्ड, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट बन गया। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो भी पार्ट देखा होगा कि आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई 10 लाख की, अगर उसको बाहर लगाते तो कितना कमाते, 10% इंटरेस्ट के साथ मान के चलो 1 लाख कमाते, लेकिन आपने अपने बिजनेस में लगा दी। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस में कैपिटल लगाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी है कि हमें 1 लाख का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट बन गया, और हमने बिजनेस में लगाया तो हम बिजनेस में कमा रहे। ठीक है, तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई वो क्या हुई, वो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई। वैसे इंक्रीमेंटल मैंने आपको बता दिया कि जो डिफरेंशियल कॉस्ट वाले पार्ट में था, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही दे रखा है। वैसे ही देखिए मैंने आपको ओवरहेड का पार्ट बता दिया। ओवरहेड का जनरली आपको पता है, देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का आता है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट आता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपका पार्ट आता है। जनरली वो किसी न किसी बेसिस पे अलोकेट होता है, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में होता है। एबीसी में जनरली हमने किस में देखा था, एक्टिविटी कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट देखा था, कि कोई ना कोई ड्राइवर होता है उसके बेसिस पे बढ़ता है, तो वो डिटेल पार्ट में देखा था। यहाँ पे आप संक कॉस्ट की बात कर रहे हो, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो पास्ट में पहले से ही इंकर हो चुकी है। संक कॉस्ट इररेलेवेंट होती है बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ ए बिजनेस। आ गया, तो कभी भी ये फ्यूचर कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं कर रही। तो जब भी हम रेलिवेंट कॉस्ट की बात करते हैं तो दो पार्ट आते हैं, एक तो जो अवॉइडेबल हो और जो फ्यूचर कैश फ्लो को अफेक्ट कर रही है। ठीक, तो आप चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख सकते हो, वो फ्यूचर कॉस्ट को अफेक्ट करती है। इंक्रीमेंटल भी क्या होती है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। जबकि एक कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये बोल रहा है फ्यूचर कॉस्ट जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनको अवॉइड किया जा सकता है वो तो अवॉइडेबल हो जाएंगी और डिसीजन मेकिंग में काम आएगी, लेकिन जिनको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो इररेलेवेंट है, बिकॉज दे विल बी इंकर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस डिसीजन बीइंग कंसीडर्ड। तो चाहे कोई सा भी बिजनेस डिसीजन ले लो, आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्शन प्रोसेस को कम ज़्यादा करना है, आउटपुट को कम ज़्यादा करना है, टेक्निक चेंज करनी है, तब भी आपकी वो कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। उसे हम क्या बोलेंगे, कमिटेड कॉस्ट। या आपको पता है कि फ्यूचर कॉस्ट एक तरीके से जो है वो फिक्स से रिलेटेड हो गई, यही बोल सकते हैं ज़्यादातर कमिटेड कॉस्ट में, क्योंकि आपको देनी ही पड़ेगी। नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको बोल दिया डेप्रिसिएशन। नॉन कैश एक्सपेंस सच एज डेप्रिसिएशन आर नॉट रेलिवेंट बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो ऑफ ए बिजनेस। तो जो बिजनेस के कैश फ्लो को अफेक्ट कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो जनरली आपके रेलिवेंट हो गए। तो इसलिए डेप्रिसिएशन को भी इसने क्या मान लिया, इररेलेवेंट मान लिया। ठीक, तो मैंने क्या करा, मोस्टली जो ज़्यादा पार्ट है आपको लगे कि आपके लिए सही था वो मैंने कवर कर लिया। और देखिए मैं और भी कवर नहीं कर रहा, जैसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है। आपको पता है कि सप्लायर से आपने माल खरीदा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का पार्ट आ गया। क्योंकि इकोनॉमिक्स में या कहीं पे मैं कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर छोटे छोटे कॉस्ट के पॉइंट आपको कवर करा चुका हूँ। ठीक है,
तो आई होप इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में जो आपका पार्ट आएगा वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।